अब देखते हैं पैंक्रियाज और उसके रिलेटेड कुछ सर्जिकल कंडीशन। सबसे पहले देखते हैं कंजेनिटल मालफॉर्मेशन ऑफ पैंक्रियाज। पैंक्रियाज डिवीजन में मोस्ट कॉमन कंजेनिटल एनोमली है पैंक्रियाज की। इसमें होता है फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ डॉर्सल एंड वेंट्रल पैंक्रियाटिक बर्ड्स। नॉर्मली देखेंगे तो एक मेन पैंक्रियाटिक डक्ट होती है विरसंग डक्ट, और सीबीडी की ओपनिंग होती है ओपन साइड द एम्पुल ऑफ वाटर। और ये जो विरसंग डक्ट होती है इट इज जॉइंड बाय द डिस्टल पार्ट ऑफ द एसेसरी डक्ट ऑफ सैंटोरिनी, और ये ओपन होता है द मेजर पेपिला। डिस्टल पोर्शन दोनों डक्ट के फ्यूज होते हैं, लेकिन प्रोक्सिमल पोर्शन सेपरेट रहते हैं। ये जो एक्सेसरी डक्ट ऑफ सैंटोरिनी ये ओपन होती है स्लाइटली प्रॉक्सिमल एट द माइनर पेपिला। वही पैंक्रेटिक डिवीजन में देखेंगे तो ये डक्ट फ्यूज नहीं होती है। डक्ट ऑफ विल्सन नॉर्मली ओपन होती है और सैंटोरिनी सेपरेटली ओपन होती है। तो मेजोरिटी फ्लो है तो अब विल्सन से जाएगा, इट कैन नॉट हैंडल सो मच सिक्रेशन, तो इसके वजह से प्रीडिस्पोज होती है टू द एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। डायग्नोसिस करेंगे एमआरसीपी ईआरसीपी से, मैनेजमेंट करेंगे ईआरसीपी प्लस स्फिंक्टरोटोमी। इसमें स्फिंक्टर को कट कर देंगे तो ड्रेनेज प्रॉपर्ली हो जाएगा। इट इज डन ओनली इन सिम्टोमेटिक पेशेंट्स। नेक्स्ट कंडीशन है एनुलर पैंक्रियाज। यहाँ पे माल रोटेशन ऑफ होता है वेंट्रल बर्ड ऑफ द पैंक्रियाज का, तो जिसकी वजह से इंसर्कल करेगा सेकंड पार्ट ऑफ द डिओडेनम को, एनुलर पैंक्रियाज बन जाएगा। ये एसोसिएटेड होता है विद द डाउन सिंड्रोम एंड डिओडेनल एट्रेजिया। क्लिनिकल फीचर में देखेंगे तो नॉन बिलस वोमिटिंग होगी। इवन तो सेकंड पार्ट इज गेटिंग एंगेज, स्टिल इसमें नॉन बिलस होती है। एक्सप्रेस देखेंगे तो डबल बबल साइन होता है, इट इज ऑल्सो सीन इन डिओडेनल एट्रेजिया, लेकिन डिओडेनल एट्रेजिया में बिलियस वोमिटिंग होती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है सीएसटी एब्डोमेन, तो यहाँ पे दिट इज सेकंड पार्ट ऑफ द डिओडेनम, और ये पैंक्रियाटिक टिश्यू जो इंसर्कल कर रहा है। मैनेजमेंट करेंगे डिओडेनोस्टोमी। अपन पैंक्रेटिक टिश्यू को कट नहीं करते हैं। अब देखते हैं स्फिंक्टर ऑफ ऑडय का डिस्फंक्शन। स्फिंक्टर ऑफ ऑडय में होते हैं 4 स्फिंक्टर। पहला है सुपीरियर कोलेडोकल स्फिंक्टर, इंफीरियर कोलेडोकल स्फिंक्टर, एम्पुलरी स्फिंक्टर या पैंक्रेटिक स्फिंक्टर। तो स्फिंक्टर ऑफ ऑडय के डिस्फंक्शन में देखेंगे इट कैन गिव राइज टू बिलियरी सिम्टम्स एंड पैंक्रेटिक सिम्टम्स। बिलियरी होती है पोस्ट कोलेसिस्टेक्टोमी सिंड्रोम एंड बिलियरी कोलिक। वही पैंक्रेटिक सिम्टम्स होते हैं पैंक्रेटाइटिस फीचर्स विद रेस्ट पैंक्रेटिक एंजाइम्स। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है ईआरसीपी विद मैनोमेट्री। तो मेजर करेंगे प्रेशर स्फिंक्टर का, इट इज मोर देन 40 mmHg होता है। मिल्वॉकी क्लासिफिकेशन दिया गया है फॉर स्फिंक्टर ऑफ ऑडी डिस्फंक्शन। इसमें 3 टाइप्स ऑफ डिस्फंक्शन है। तो पहले देखते हैं टाइप 3, इसमें सिर्फ पेन होता है। टाइप 2 में पेन होता है, उसके साथ इधर डक्टल डायलिटेशन हो सकता है या फिर एंजाइम्स रेज हो सकते हैं। और टाइप 1 में देखेंगे तो बिलियरी या पैंक्रेटिक पेन होगा, प्लस डायलिटेशन ऑफ डक्ट होगा, प्लस रेज एंजाइम्स होंगे। तो अगर ऐसा है तो ये रिस्पॉन्ड करता है बेस्ट टू द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में देखेंगे स्फिंक्टर ऑफ ऑडय का डिस्फंक्शन, तो ईआरसीपी प्लस स्फिंक्टरोटोमी करेंगे, कट करेंगे स्फिंक्टर को, बोटॉक्स देके, लेकिन इसमें हाई रिकरेंस रेट होता है। लेकिन बोटॉक्स का यूज ये है कि अगर पेशेंट शोज गुड रिस्पॉन्स टू बोटॉक्स, इसका मतलब पेशेंट विल शो गुड रिस्पॉन्स टू स्फिंक्टरोटोमी। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। इट इज एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैंक्रियाज। उसके कॉजेस बहुत सारे, मोस्ट कॉमन कॉज होता है गॉलस्टोन इंड्यूस्ड पैंक्रेटाइटिस। ये फीमेल्स में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेल्स। अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक स्टोन से पेशेंट में, तो पैंक्रेटाइटिस का इंसिडेंस होता है 3 to 5%। सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज होता है अल्कोहल। मोस्ट कॉमन कॉज इन चिल्ड्रन इज ब्लड ट्रॉमा टू द एब्डोमेन, जैसे कि अगर साइकिल बार हैंडल का इंजरी हो गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर इन द पैंक्रेटिक ट्रॉमा इज इंजरी टू द मेन पैंक्रेटिक डक्ट। ईएट्रोलॉजी कॉज हो सकता है ईआरसीपी में 2 to 3% पेशेंट में दिखाई देता है। इट इज मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ थेरापेटिक ईआरसीपी और मल्टीपल अटेम्प्ट्स ऑफ कैनुलेशन अगर किए जाते हैं तब। फीमेल्स में ज़्यादा होता है कंपेयर टू मेल। यंग पीपल में होता है। ड्रग इंड्यूस होता है एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, थायराइड डायरेटिक्स, मेट्रोनिडाजोल, केमोथेरेपेटिक एजेंट्स। अदर कॉजेस है जैसे कि हाइपरपैराथायरॉइडिज्म दैट गिव्स राइज टू कैल्शियम, एंड फिर उससे पैंक्रेटाइटिस होता है। इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड लिपिड लेवल, पैंक्रेटिक डिवीजन एंड यूडियोपैथिक, स्कॉर्पियन बाइट, इट इज आल्सो रेयर कॉज। अब देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पैंक्रेटाइटिस। ऐसा क्यों होता है? इनएक्टिवेटेड एंजाइम्स होते हैं नॉर्मली इन द पैंक्रेटिक एसिनाई, जो डिओडेनम में जाके फिर अल्कलाइन मीडियम में मिक्स होकर फिर एक्टिवेट होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई भी स्टिमुलस से, जैसे अलग अलग स्टिमुलस की वजह से इंक्रीज हो रहा है कैल्शियम, सो जिसकी वजह से कोलोकलाइजेशन हो रहा है zymogen एंड लाइपोसोम का, तो ये फ्यूज हो रहा है, तो ट्रिप्सिनोजन रिलीज हो रहा है अलोंग विद द कैटेप्सिन भी, तो जिसकी वजह से एक्टिवेट हो रहा है ट्रिप्सिन, जिसकी वजह से एसएनआर डेथ हो रही है। फिर इन्फ्लेमेटरी कैस्केड आ रहा है, तो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स आ रहा है जैसे कि इंटरल्यूकिन 1, 6, 10 एंड टीएनएफ अल्फा। वही बिलियरी पैंक्रेटाइटिस में देखेंगे तो बाइल रिफ्लक्स होता है दैट कैन ट्रिगर इन्फ्लेमेशन। सो पैथोजेनेसिस फिर से देखते हैं पैंक्रेटाइटिस का। पैथोलॉजिकल स्टिमुलाई होगा, कुछ भी हो सकता है। सस्टेन करेंगे, सस्टेन राइज ऑफ कैल्शियम करेगा, जिससे zymogen एंड लाइपोसोम को कोलोकलाइजेशन होगा, ट्रिप्सिनोजन एंड कैथेप्सिन बी की हेल्प से एक्टिवेट हो जाएगा, ट्रिप्सिन बन जाएगा, एसएनआर डेथ हो जाएंगी और रिलीज होगा इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स का, जिससे सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन होगा। तो क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं एक्यूट पैंक्रेटाइटिस के। इसमें पेन होता है एपिगेस्ट्रियम में, जो रेडिएट होता है टू द बैक, रिलीव होता है ऑन बेंडिंग फॉरवर्ड। आउट ऑफ प्रोपोर्शन सिम्टम्स होते हैं टू द क्लिनिकल साइंस, यानी पेशेंट को बहुत सारा पेन होगा लेकिन क्लिनिकल साइंस बहुत कम होंगे पाल्पेशन पे। इन सेवियर पैंक्रेटाइटिस फीचर्स ऑफ पेरिटोनाइटिस होते हैं, जैसे कि गार्डिंग, रिजिडिटी, रिबाउंड, टेंडरनेस। कुछ साइंस है ऑफ साइंस इन एक्यूट हेमोरेजिक पैंक्रेटाइटिस, जैसे कि कूलेन साइन होता है, इट इज डिस्कलरेशन अराउंड द अम्बिलिकस। ट्री के याद करने के लिए अम्बिलिकस सेंट्रल होता है, तो सी फॉर कूलेन, सी फॉर सेंट्रल। फिर आता है ग्रे टर्नर साइन, इट इज डिस्कलरेशन ऑफ द फ्लैंक्स। फॉक्स साइन होता है डिस्कलरेशन इन द इंग्वाइनल रीजन। डिस्कलरेशन होता है बिकॉज ऑफ द रेट्रोपेरिटोनियल ब्लीडिंग।
पैंक्रेटाइटिस का डायग्नोसिस कैसे करेंगे? एक तो हो सकता है एब्डोमिनल पेन जो कंसिस्टेंट होता है विद द पैंक्रेटाइटिस, मीन्स पेन एपिगैस्ट्रियम में होता है जो रेडिएट करता है बैक और कम होता है ऑन बेंडिंग फॉरवर्ड। 3 या मोर देन 3 फोल्ड हाई एलिवेटेड सीरम अमाइलेज या लाइपेज होना चाहिए अपर लैब लेवल के ऊपर, और कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग होनी चाहिए ऑफ पैंक्रेटाइटिस बाय इमेजिंग। अगर ये तीनों में से कोई भी 2 चीज़ें पॉजिटिव आती है तो इसको पैंक्रेटाइटिस कहते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे? सीरम अमाइलेज लाइपेज देखेंगे। अमाइलेज जल्दी से बढ़ता है, शॉर्टर हाफ लाइफ होती है, सेंसिटिव होता है। वही लाइपेज ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, लॉन्गर हाफ लाइफ होती है, मोर स्पेसिफिक होता है। एमाइलेज लाइपेज आर नॉट प्रेडिक्टिव ऑफ सेवेरिटी ऑफ द अटैक, मतलब ज़्यादा एमाइलेज लाइपेज है तो ज़्यादा सीवियर अटैक है ऐसा कुछ नहीं है, तो इसकी वजह से ये सेवेरिटी स्कोर में इंक्लूड नहीं किया जाता। एमाइलेज बढ़ जाता है इन द पैंक्रेटाइटिस 3 to 4 टाइम्स नॉर्मल वैल्यू, मेजेंट्रिक इस्चेमिया, बाउल परफोरेशन, हेल्पेंजाइटिस, वाल्वुलर टॉर्शन। अगर लिवर एंजाइम्स भी बढ़े है तो इट सजेस्ट बिलियरी पैंक्रेटाइटिस। पेशेंट को हो सकता है हाइपोकैल्शियमिया, क्योंकि पैंक्रेटाइटिस हुआ तो एंजाइम रिलीज हुए तो सप्लिफिकेशन होगा जिससे कैल्शियम चिलेट होगा और हाइपोकैल्शियमिया होगा। कुछ रेडियोलॉजिकल साइन है जैसे कि कोलन कट ऑफ साइन, ये होता है बिकॉज ऑफ द इलियस। अभी इन्फ्लेमेशन एब्डोमेन में तो बाउल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो इलियस होगा, तो ये एक्सरे दिखेंगे एज अ कोलन कट ऑफ साइन। सो यहाँ पे यहाँ तक तो गैस आ गई लेकिन इसके आगे नहीं जा रही इलियस की वजह से। सेंटिनल लूप साइन होता है, इट इज फोकल डायलेटेड जेजुनल लूप, इट इज ड्यू टू इलियस। गैसलेस एब्डोमेन होगा, इट इज आल्सो सीन इन एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस एंड डायरिया। बेस्ट इमेजिंग मॉडलिटी होती है सीईसीटी एब्डोमेन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है। इस पे देखते हैं अपन पैंक्रियास बल्कि एंड इडेमेटस दिख रहा है, लेकिन सीईसीटी एब्डोमेन कब करेंगे? आफ्टर 72 आवर्स, मतलब 3 दिन के बाद, आफ्टर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। अगर 72 आवर्स के अंदर किया that will underestimate the severity of the pancreatitis। तो ये किया जाता है in the portal venous phase in the CECT which occurs 65 to 70 seconds after contrast and it is the most sensitive for pancreatic necrosis। अब देखते हैं severity of the pancreatitis। acute pancreatitis में mortality के 2 spikes होते हैं। पहला होता है early spike, it is within the few days। ये inflammatory mediators की वजह से होता है जिससे multiple organ dysfunction syndrome होता है और early death होती है। और late spike होता है due to sepsis। कुछ severity के क्राइटेरियाज है, उसमें पहला है ग्लासगो क्राइटेरिया, अगर 3 या 3 से ज़्यादा स्कोर है तो सेवियर पैंक्रेटाइटिस होता है। नेक्स्ट है रैंसन क्राइटेरिया, ये डिफरेंट होता है फॉर अल्कोहलिक एंड बिलियरी पैंक्रेटाइटिस। 3 या 3 से ज़्यादा स्कोर है तो सेवियर पैंक्रेटाइटिस होता है। बिशप स्कोर भी अगर 3 या 3 से ज़्यादा हो तो सेवियर पैंक्रेटाइटिस होता है। अब डिटेल में देखते हैं रैंसन क्राइटेरिया एंड बिशप स्कोर। रैंसन क्राइटेरिया में 2 चीज़ें होती है, वैल्यूज ऑन एडमिशन एंड वैल्यूज विद इन 48 आवर्स ऑफ एडमिशन। वैल्यूज ऑन एडमिशन में होता है WBC मोर देन 16,000, एज 55 ईयर्स, ग्लूकोज 200, AST मोर देन 250, ALDH मोर देन 350, और वही वैल्यूज होनी चाहिए विद इन 48 आवर्स ऑफ एडमिशन। हेमाटोक्रिट डिक्रीजेस मोर देन 10%, BUN इंक्रीजेस मोर देन 5 mg, सीरम कैल्शियम लेस देन 8, आर्टेरियल PO2 लेस देन 60, बेस डिफिजिट मोर देन 4 एंड फ्लूइड नीड्स मोर देन 6 लीटर। बिशप स्कोर में देखेंगे तो उसकी ट्रिक है बिशप, B फॉर बर्न मोर देन 25 mg पर DL, इम्पेयर्ड मेंटल स्टेटस, S फॉर SIRS, एज मोर देन 60 और प्लूरल एफिजन। चौथा है सीरियरेक्टिव प्रोटीन मोर देन 150 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होना चाहिए तो सीवियर पैंक्रेटाइटिस इंडिकेट करता है। अपाची सिस्टम होती है एक्यूट फिजियोलॉजी एंड क्रोनिक हेल्थ इवोल्यूशन सिस्टम, 8 या 8 से ज़्यादा है तो सीवियर पैंक्रेटाइटिस। अपाची O स्कोर यानी O फॉर ओबेसिटी, हैप स्कोर यानी हार्मलेस एक्यूट पैंक्रेटाइटिस स्कोर। मॉडिफाइड मार्शल स्कोर होता है, ये बताता है ऑर्गन डिसफंक्शन के बारे में, 2 या 2 से ज़्यादा है तो ऑर्गन डिसफंक्शन है। बाल्थाजार ग्रेडिंग होती है, ये बेस्ट स्कोरिंग सिस्टम है फॉर एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। इट इज CT सेवेरिटी इंडेक्स होता है, 6 या 6 से ज़्यादा है तो सेवियर पैंक्रेटाइटिस इंडिकेट करता है। बाल्थाजार ग्रेडिंग में 2 चीज़ें ध्यान में रखी जाती है, बाल्थाजार ग्रेड एंड पैंक्रेटिक नेक्रोसिस। ग्रेड में देखेंगे नॉर्मल पैंक्रियाज है 0 पॉइंट्स, फोकल और डिफ्यूज इनलार्जमेंट है पैंक्रियाज की 1 पॉइंट, पैंक्रेटिक ग्लैंड एब्नॉर्मलिटी एंड पेरी पैंक्रेटिक इन्फ्लेमेशन है 2 पॉइंट, फ्लूइड कलेक्शन इन सिंगल लोकेशन 3 पॉइंट, 2 और मोर कलेक्शंस और गैस बबल्स इन और अर्जेंसी टू द पैंक्रियाज 4 पॉइंट। पैंक्रेटिक नेक्रोसिस में देखेंगे अगर नेक्रोसिस नहीं है 0 पॉइंट, नेक्रोसिस 1/3 ऑफ द पैंक्रियाज का है तो 2 पॉइंट, नेक्रोसिस हाफ ऑफ द पैंक्रियाज का है 4 पॉइंट्स, मोर देन हाफ पैंक्रियाज का है तो 6 पॉइंट। तो 6 पॉइंट पे तो आपने देखा सेवियर पैंक्रेटाइटिस होता है, तो मोर देन हाफ ऑफ पैंक्रियाज हो तो डायरेक्टली सेवियर पैंक्रेटाइटिस हो जाएगा। अब मैनेज कैसे करेंगे एक्यूट पैंक्रेटाइटिस के पेशेंट को? पहले तो नीड पर ओरल करेंगे, बाउल रेस्ट देंगे, राइस ट्यूब देंगे, IV फ्लूइड्स RL बेस्ट होता है, एनाल्जेसिक देंगे तो कंट्रोल पेन। ओपियोइड भी यूज़ कर सकते हैं, हालांकि वो स्पाज्म करते हैं स्फिंक्टर बॉडी का, लेकिन यूज़ कर सकते हैं। एम्पिरिकल एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, लेकिन दिए जाते हैं अगर सेवियर पैंक्रेटाइटिस है, इन्फेक्टेड नेक्रोसिस या नेक्रोसिस मोर देन 50% में है। एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस इज मेरोपेनम। न्यूट्रिशन क्या देंगे? अर्ली फेज ऑफ एक्यूट सेवियर पैंक्रेटाइटिस में अपन पैरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं और बाद में अर्ली इंटरल न्यूट्रिशन चालू करते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन कम होते हैं क्योंकि दैट विल प्रिवेंट द ट्रांसलोकेशन ऑफ द गट बैक्टीरिया। नेजोजेनिनल फीडिंग बेटर होती है क्योंकि इलियस बैठ चुका है। ARCP का रूटीन यूज़ नहीं होते, किया जाता है अगर बिलियरी पैंक्रेटाइटिस है, पेन मोर देन 48 आवर्स के लिए है, फीचर्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन एंड जॉन्डिस है, पेशेंट विद डॉक्यूमेंटेड स्टोन इन CBD है तो कोलेसिस्टेक्टोमी किए जाते हैं इन ऑल द पेशेंट विद द गॉल स्टोन इंड्यूस पैंक्रेटाइटिस। इट इज़ डन बिफोर द डिस्चार्ज।
फिर आता है अटलांटा क्लासिफिकेशन, दैट विल टेल अबाउट द अटैक ऑफ पैंक्रेटाइटिस। माइल्ड अटैक ऑफ पैंक्रेटाइटिस है तो लोकल कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे, ऑर्गन डिस्फंक्शन भी नहीं होगा। वही मॉडरेट है तो लोकल कॉम्प्लिकेशन होंगे, ऑर्गन डिस्फंक्शन भी होगा, लेकिन वो ट्रांजिएंट होगा, लेस देन 48 आवर्स के लिए। सीवियर अटैक ऑफ पैंक्रेटाइटिस में लोकल कॉम्प्लिकेशन भी होंगे और ऑर्गन डिस्फंक्शन भी होगा। अब देखते हैं क्या है कॉम्प्लिकेशन पैंक्रेटाइटिस के। एक तो है सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन और दूसरा है लोकल कॉम्प्लिकेशन। सिस्टमिक में आता है कोई भी ऑर्गन अफेक्ट हो सकता है। सिस्टमिक इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम होता है ड्यू टू इंफ्लेमेटरी मीडिएटर, सेप्सिस, सेप्टिक शॉक, मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम, एआरडीएस हो सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। लोकल कॉम्प्लिकेशन में देखेंगे पैंक्रेटिक असाइटिस हो सकता है, पेरी पैंक्रेटिक फ्लूइड कलेक्शन, पैंक्रेटिक नेक्रोसिस, सुडो सीएच वास्कुलर कॉम्प्लिकेशन, लेफ्ट साइडेड प्लूरल एफिजन। अब लोकल कॉम्प्लिकेशन एक एक देखते हैं। पैंक्रेटिक असाइटिस होता है बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द पैंक्रेटिक डक्ट, तो सिग्निफिकेंट अब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा विद इंट्रा अब्डोमिनल फ्लूइड, टर्बिड फ्लूइड रिच इन अमाइलेज एंड प्रोटीन रिच होगा। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ड्रेन करेंगे पैरासिंथेसिस से, ऑक्ट्रियोटाइड सोमेटोस्टैटिन देंगे, स्टेट प्लेसमेंट करेंगे अक्रॉस डिस्रप्शन। सेकंड कॉम्प्लिकेशन था पेरी पैंक्रेटिक फ्लूइड, इसमें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे अगर असिम्प्टोमेटिक है पेशेंट तो। थर्ड है पैंक्रेटिक नेक्रोसिस, सीरियस कॉम्प्लिकेशन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है सीसीटी, पोर्टल वेनस फेस। स्टेराइल हो सकता है नेक्रोसिस या इन्फेक्टेड। इन्फेक्टेड कैसा पता करेंगे, रेज्ड होगा, टीएलसी, फीवर होगा, अदर फीचर्स ऑफ सेप्सिस होंगे और सीटी में गैस बबल दिखेंगे। तो ये सीटी पे देखेंगे पैंक्रेटिक नेक्रोसिस, डेड पैंक्रेटिक टिश्यू। तो इन्फेक्ट कौन करता है, इट इज़ यूजुअली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये कोलाई क्लेप्सियला। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, अगर स्टेराइल नेक्रोसिस है इंटरवेंशन की कोई ज़रूरत नहीं, इंटरवेंशन करेंगे अगर परसिस्टेंट पेन है, फेलियर टू इम्प्रूव क्लिनिकली विद कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, और या फिर सिम्टोमेटिक बिलियरी या इंट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन है तभी ये करेंगे। इन्फेक्टेड नेक्रोसिस में कैरी आउट इंटरवेंशन हमेशा करना पड़ता है, स्टेप ऑफ अप्रोच यूज़ करते हैं, यानी मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक पहले यूज़ करेंगे और बाद में कॉम्प्लेक्स चीज़ें ट्राई करेंगे। तो इसमें परक्यूटेनियस ड्रेनेज करेंगे अंडर गाइडेंस ऑफ पिक्टेल कैथेटर। अगर ये भी फेल हुआ तो मिनिमली इन्वेजिव रेट्रोपेरिटोनियल डिब्राइडमेंट करेंगे। अगर ये भी फेल हुआ तो ओपन नेक्रोसेक्टोमी करेंगे, इसमें हाई मोर्टेलिटी रेट हो सकता है। या फिर अपन करते हैं बेगर मेथड, इसमें अपन दो ड्रेन डालते हैं लेसर सैक में, इस एक में से अपन कंटिन्यूसली सलाइन देते रहते हैं और दूसरे से ये सलाइन बाहर निकालते हैं। फिर कुछ अटलांटा क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन देखते हैं। तो उसमें एक ट्रिक है, एक्यूट कंडीशन अगर कोई भी बोले एक्यूट वर्ड आया तो इट इज़ लेस देन 4 वीक्स और उसमें फुल्ली डिफाइंड वॉल नहीं होती क्योंकि एक्यूट कंडीशन है, डिफाइंड वॉल नहीं बनी है। नेक्रोसिस अगर वर्ड आया तो डैट मीन्स हेट्रोजेनियस कलेक्शन है। तो पहले देखते हैं एक्यूट पेरीपैंक्रेटिक कलेक्शन। एक्यूट है वर्ड इसलिए लेस देन 4 वीक्स का है और इसलिए नो फुल्ली डिफाइनेबल वॉल है। वही है नेक्रोसिस नहीं, इसलिए होमोजेनियस फ्लूइड डेंसिटी होती है, इट इज एडजेसेंट टू द पैंक्रियास। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे। एक्यूट नेक्रोटिक कलेक्शन, एक्यूट वर्ड आया इसलिए लेस देन 4 वीक्स का है, नो फुल्ली डिफाइनेबल वॉल है। नेक्रोटिक है इसलिए हेट्रोजेनियस कलेक्शन है, मैनेजमेंट इज स्टेप अप अप्रोच। फिर आता है सुडोसिस्ट, एक्यूट वर्ड नहीं है इसलिए मोर देन 4 वीक्स का है, वेल डिफाइंड वॉल है, और ये नेक्रोटिक वर्ड भी नहीं है तो इसलिए होमोजेनियस फ्लूइड डेंसिटी है। फिर आता है वॉल्ड ऑफ नेक्रोसिस, एक्यूट वर्ड नहीं इसलिए मोर देन 4 वीक्स का है, वेल डिफाइंड वॉल है, और नेक्रोसिस वर्ड है इसलिए हेट्रोजेनियस कलेक्शन है। फिर आते हैं वस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। स्प्लेनिक आर्टरी इज मोस्ट कॉमन वेसल इन्वॉल्व। स्प्लेनिक आर्टरी सूडो अनेउरिज्म होता है, मैनेजमेंट करेंगे इम्बोलाइजेशन या लाइगेशन। गैस्ट्रोड्यूनल आर्टरी भी इन्वॉल्व हो सकती है, स्प्लेनिक वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है जिसकी वजह से लेफ्ट साइडेड पोर्टल हाइपरटेंशन या सिनिस्ट्रल हाइपरटेंशन होगा, उसका ट्रीटमेंट है स्प्लेनेक्टोमी। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज सूडोसिस्ट, ये फॉल्स सिस्ट है जो लाइन किए जाते हैं बाय द ग्रैनुलेशन टिश्यू। इसकी मोस्ट कॉमन साइट होती है लेसर सैक में। लेसर सैक होता है स्टमक के पीछे और पैंक्रियास के ऊपर, लेकिन एब्डोमेन में सूडोसिस्ट कहीं पे भी बन सकती है। मोर कॉमन होती है क्रोनिक में एज कम्पेयर टू एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। सूडोसिस्ट के क्लिनिकल पिक्चर क्या होंगे, ये कलेक्शन होता है लेसर सैक में, तो ये पुश अप करेंगे, पुश स्टमक को ऊपर, गैस्ट्रिक स्वेलिंग दिखाई देंगे, उसकी वजह से नॉजिया वोमिटिंग होगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है सीसीटी एब्डोमेन। डी ईगोस क्लासिफिकेशन है फॉर सूडोसिस्ट, 3 टाइप से। टाइप 1 होता है एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, एनाटॉमी ऑफ द डक्ट नॉर्मल होती है, फिस्टुला नहीं होता, कम्युनिकेशन नहीं होता। तो सूडोसिस्ट और मेन पैंक्रेटिक डक्ट में कोई कम्युनिकेशन होगा। टाइप 2 में देखेंगे तो एक्यूट और क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस होता है, अबनॉर्मल डक्ट एनाटॉमी होती है विदाउट स्ट्रक्चर्स। टाइप 3 में क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस होता है, अबनॉर्मल एनाटॉमी होती है डक्ट की विद द स्ट्रक्चर्स, और ये ऑलवेज सूडोसिस्ट कम्युनिकेट करता है विद द मेन पैंक्रेटिक डक्ट, इसकी वजह से इट अपीयर्स एज रिटेंशन सिस्ट। सूडोसिस्ट का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मेजोरिटी यानी 70% स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाएंगे। इंडिकेशन क्या है इंटरवेंशन के, सिस्ट अगर मोर देन 6 सेंटीमीटर की साइज है, मोर देन 6 वीक्स ओल्ड है, या वॉल थिकनेस मोर देन 6 mm है, मतलब 6 है, तो अपन इंटरवेंशन करेंगे। क्या करेंगे इंटरवेंशन में, एक तो अपन कर सकते हैं एक्सटर्नल ड्रेनेज या फिर इंटरनल ड्रेनेज। एक्सटर्नल करते हैं इन द इन्फेक्टेड सूडोसिस्ट या फिर एक्यूट हेमोरेज इनसाइड द सिस्ट है तो। लेकिन क्या हो सकता है, पैंक्रेटिक फिस्टुला हो सकता है, दैट इज कम्युनिकेशन हो सकता है विद द मेन पैंक्रेटिक डक्ट। तो ऐसे केसेस में अपन को ये रूल आउट करना है बिफोर डूइंग एक्सटर्नल ड्रेनेज। तो अगर कम्युनिकेशन प्रेजेंट है तो ईआरसीपी प्लस स्टेट करेंगे मेन पैंक्रेटिक डक्ट को और बाद में एक्सटर्नल ड्रेनेज करेंगे। इंटरनल ड्रेनेज किया जाता है, एंडोस्कोपी प्रेफर की जाती है, लेप्रोस्कोपी भी कर सकते हैं, ओपन भी किया कर सकते हैं। तो इसमें सिस्टोगैस्ट्रोस्टोमी करते हैं, एनास्टोमस कर देंगे सिस्ट को विद द स्टमक। तो अपन ये सोच सकते हैं कि भाई स्टमक से तो कंटेंट सिस्ट में जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब भी स्टमक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो फूड का फ्लो ऐसा होता है कि वो पाइलोरस में जाए एंड इट डू नॉट गो इनटू पोस्टीरियर वॉल, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन सिस्टोगैस्ट्रोस्टोमी कर सकते हैं। तो दिस इज सिस्टोगैस्ट्रोस्टोमी, यहाँ पे स्टमक है, यहाँ पे सूडोसिस्ट है, और इन दोनों के बीच में अपन ने
कम्युनिकेशन बना दिया। तो माउस से एंडोस्कोप डालेंगे स्टमक में, एंडोस्कोप पोस्टीरियर वॉल को अपन ओपन कर देंगे, उसमें लेसेसैक एंड सुडोसिस्ट है, नाउ स्टेपल कर देंगे सुडोसिस्ट की वॉल विद द स्टमक वॉल, इट इज नोट्स प्रोसीजर। या फिर अपन कर सकते हैं सिस्टोजेजुनोस्टोमी, एनास्टोमस कर देंगे सिस्ट को जेजुनम के साथ। सुडोसिस्ट सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन क्या है? मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है हेमरेज एंड इन्फेक्शन। सुडोसिस्ट के कॉम्प्लिकेशन क्या है? सुडोसिस्ट इन्फेक्टेड हो सकता है तो इन्फेक्शन इज मोस्ट कॉमन, हेमरेज हो सकता है सिस्ट में तो रप्चर हो जाएगा। सुडोसिस्ट मिमिक करता है सिस्टिक न्यूरोप्लाज्म को, म्यूसिनस न्यूरोप्लाज्म को। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? फ्लूइड का CEA लेवल देखेंगे, इट इज लेस देन 400 इन सुडोसिस्ट। पैंक्रेटिक को प्लूरल फिस्टुला बन सकता है, इफ्यूजन हो जाएगा, स्टेंट करेंगे मेन पैंक्रेटिक डक्ट को ऐसे केस में। फिर आता है क्रोनिक पैंक्रेटिस, देखते हैं रिपीटेड अटैक्स होंगे पैंक्रेटिस के, जिसकी वजह से फाइब्रोसिस होगा एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगा, तो जिसकी वजह से इरिवर्सिबल डैमेज होगा तो द पैंक्रेटिक पैरेंकाइमा। कॉजेज क्या है क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस के? टिगारो क्लासिफिकेशन में दिए गए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस इज अल्कोहल। टाइप 1 ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू टाइप 2 ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। डायग्नोसिस कैसे करेंगे टाइप 1 ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का? हिजॉट क्राइटेरिया यूज करेंगे, हिस्टोलॉजी यूज करेंगे, हिस्टोलॉजी में देखेंगे लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, फाइब्रोसिस हो रहा है। इमेजिंग करेंगे, सीरोलॉजी में देखेंगे तो फाइब्रोसिस है तो रेज्ड IgG पर होता है, अदर ऑर्गन्स देखेंगे और रिस्पॉन्सिव थेरेपी देखेंगे। सो टिगारो क्लासिफिकेशन के कुछ कॉजेज है टॉक्सिक, जैसे कि अल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग, हाइपर कैल्शियमिया, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, हाइपर ट्राइग्लिसरीडेमिया, क्रोनिक रीनल फेलियर। इडियोपैथिक जैसे कि अर्ली ऑनसेट हो सकता है लेस देन 35 ईयर्स, लेट ऑनसेट मोर देन 35 ईयर्स। जेनेटिक जैसे कि PRSS1, CFTR एंड SPINK1 जीन म्यूटेशन। ऑटोइम्यून जैसे कि टाइप 1 में होता है IgG4 रिलेटेड डिसीज, टाइप 2 में IgG4 नेगेटिव। सीवियर एक्यूट पैंक्रेटाइटिस एसोसिएटेड हो सकता है ऑब्स्ट्रक्टिव जैसे कि पैंक्रेटिक डिवीजन, पैंक्रेटिक डक्ट स्कार्स एंड ग्रुप पैंक्रेटाइटिस। जीन जो एसोसिएटेड होती है विद द क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस, उसमें PRSS1 जीन है क्रोमोसोम 7 का। PRSS स्टैंड फॉर प्रोटीज सेरिन 1 जीन, जिससे होता है हेरिडिटरी क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस, इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ कैंसर। फिर आता है SPINK1 जीन, it is peptide secreted by the acinar cells that regulate the premature activation of trypsinogen. ये associated होता है with the tropical calcific pancreatitis and it is due to cassava ingestion. फिर आता है CFTR जीन, heterozygous म्यूटेशन हो जाएंगे जो प्रीडिस्पोज करता है जो क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस। वही CFTR जीन का देखेंगे होमोजेनियस म्यूटेशन, उससे सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है। तो क्लिनिकल फीचर्स क्या है क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस के? दिस क्लिनिकल फीचर्स आर ओनली सीन व्हेन 90% ऑफ द पैंक्रेटिक पैरेंकाइमा डेथ हो जाते हैं। तो एक तो हो सकता है एक्सोक्राइन इनसफिशिएंसी या एंडोक्राइन इनसफिशिएंसी या फिर हो सकता है पेन। तो एक्सोक्राइन में देखेंगे इनसफिशिएंसी ज़्यादा कॉमन होती है, डिक्रीज पैंक्रेटिक एंजाइम्स होते हैं जिससे माल ऑब्जॉर्प्शन होता है। एंडोक्राइन इनसफिशिएंसी में डिक्रीज इंसुलिन होता है जिससे डायबिटीज मेलिटस होता है। पेन होता है बिकॉज ऑफ इनइफेक्टिव ड्रेनेज ड्यू टू फाइब्रोसिस या फिर कैल्शियम कार्बोनेट स्टोन्स होंगे मेन पैंक्रेटिक डक्ट में। बर्नट आउट पैंक्रियाज क्या होता है? पेन सबसाइड हो जाएगा एज द डिस्ट्रक्शन इंक्रीजेस, तो ऐसे नहीं रहेंगे तो पेन कहाँ से होगा? इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस में? एक्सोक्राइन इनसफिशिएंसी के लिए अपन टेस्ट ऑफ माल ऑब्जॉर्प्शन करेंगे, फीकल फैट टेस्ट, फीकल इलास्टेज 1 टेस्ट ये प्रीफर की जाती है। लेस देन 100 माइक्रोग्राम सजेस्ट करते हैं माल ऑब्जॉर्प्शन को। NBT पाबा टेस्ट। इंडोक्राइन इनसफिशिएंसी के लिए ब्लड शुगर या इंसुलिन वैल्यूज देखेंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है MRCP विद सिक्रेटिन स्टिमुलेशन। तो इसमें अपन को देखता है चेन ऑफ लेक अपीयरेंस, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल स्टोन्स दिखाई देते हैं इन द पैंक्रेटिक डक्ट। चेन ऑफ लेक अपीयरेंस ऑन द MRCP विद सिक्रेटिन स्टिमुलेशन। लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड होता है ERCP। मिनिमल चेंज डिसीज देखेंगे, उसके लिए अपन करते हैं इंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड विद रोजमाउंट क्राइटेरिया। रोजमाउंट क्राइटेरिया में होते हैं 2 चीज़, पैरेंकाइमल फीचर्स एंड डक्टल फीचर्स। CT स्कैन करेंगे तो फाइब्रोसिस एंड क्लासिफिकेशन देखेगा। क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस का मैनेजमेंट कैसे करेंगे? एक्सोक्राइन इनसफिशिएंसी सप्लीमेंट करेंगे ऑफ एक्सोनियस पैंक्रेटिक एंजाइम्स 90,000 इंटरनेशनल यूनिट प्लस प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देंगे सो दैट एंजाइम्स शुड गो टू द स्मॉल बॉवल। एंडोक्राइन इनसफिशिएंसी के लिए इंसुलिन और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स देंगे। पेन है तो ओपियोइड दे सकते हैं या नॉन ओपियोइड पेन किलर दे सकते हैं, लेकिन अगर पेन किलर हेल्प न करे तो इंटरवेंशन की जरूरत पड़ सकती है। इंटरवेंशन क्या करेंगे क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस में? या तो अपन कर सकते हैं ड्रेनेज प्रोसीजर या फिर रिसेक्शन प्रोसीजर। ड्रेनेज प्रोसीजर डिपेंड करता है ऑन द साइज ऑफ द मेन पैंक्रेटिक डक्ट। डायमीटर 5 to 6 mm से कम है या फिर 5 mm से ज़्यादा है। अगर लेस देन 5 to 6 mm है तो ERCP करेंगे प्लस स्पिंक्टोरेटोमी करेंगे और इंडोस्कोपिकली अपन रिमूव कर देंगे स्टोन्स को। और मोर देन 5 mm है तो अपन वी कैन एनास्टोमस मेन पैंक्रेटिक डक्ट। तो एक तो करेंगे अपन डुअल मेथड, एंड टू एंड पैंक्रेटिको जेजुनल एनास्टोमोसिस कर सकते हैं या फिर प्यूस्टो प्रोसीजर करेंगे also known as longitudinal pancreaticojejunostomy. So entire length of the pancreatic duct is anastomoed with the jejunum side to side. So ये वाली dual method end to end pancreaticojejuno anastomosis और ये है प्यूस्टो प्रोसीजर, इट इज लॉन्गिट्यूडिनल पैंक्रेटिकोजेजुनोस्टोमी। लेकिन अगर रिसेक्शन प्रोसीजर करनी पड़े तो अपन देखते हैं क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस कहाँ तक है। अगर रेस्ट्रिक्टेड टू द हेड है तो बर्गर प्रोसीजर करते हैं, इट इज डिओडिनल प्रिजर्विंग पैंक्रेटिक हेड रिसेक्शन। अगर रेस्ट्रिक्टेड टू द बॉडी एंड टेल है तो अपन डिस्टल पैंक्रेटेक्टोमी करते हैं। एक और मेथड है फ्रेम मेथड, इज प्यूस्टो प्लस बेगर मेथड, डन व्हेन द पैंक्रेटाइटिस इज रेस्ट्रिक्टेड टू द हेड एंड स्टोन्स ऑल अलोंग द डक्ट।
नाउ लेट अस से मैलिग्नेंट पैंक्रियाटिक कंडीशंस। उसमें पहला आता है सिस्टिक नियोप्लाज्म। दिस कैन बी सीरस सिस्टिक, म्यूसिनस सिस्टिक्स और आईपीएमएन, जैसे कि इंट्राड्यूरनल पेपिलरी म्यूसिनस नियोप्लाज्म। तो पहले देखते हैं सीरस सिस्टिक नियोप्लाज्म्स। तो ये मोर कॉमन होते हैं इन द हेड ऑफ द पैंक्रियाज। ओल्डर पेशेंट में दिखाई देते हैं। ग्लाइकोजन रिच सेल्स दिखाई देते हैं। सीए नहीं बढ़ता है, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन नहीं बढ़ता है। लार्ज मल्टीलोक्युलेटेड मास दिखाई देते हैं। पेशेंट कम्स विथ मास एंड पेन, यूजुअली बेनाइंग होता है। डायग्नोसिस करेंगे, इमेजिंग करेंगे, सनबस्ट अपीयरेंस दिखाई देता है ऑन सीटी ड्यू टू सेंट्रल कैल्सिफिकेशन एंड सेफ्टी बीइंग गिवन ऑफ। मैनेजमेंट कैसे करेंगे सीरस सिस्टिक नियोप्लाज्म का? अगर लीजन 2 to 3 सेंटीमीटर से कम है तो ऑब्जर्वेशन करेंगे। अगर मोर देन 3 सेंटीमीटर साइज है तो यून्यूक्लिएशन करेंगे। फिर आते हैं म्यूसिनस नियोप्लाज्म। मोर कॉमन होते हैं फीमेल में। बॉडी एंड टेल ऑफ पैंक्रियाज में ज़्यादा होते हैं। प्रीमेनोपॉजल में में जाता है। हैव ओवेरियन लाइक स्ट्रोमा। ईआरपी और पॉजिटिव होते हैं। इंक्रीज सीए होता है। कैन बी मैलिग्नेंट। ट्यूमर्स डू नॉट कम्युनिकेट विद द डक्ट। पैंक्रेटाइटिस की हिस्ट्री प्रेजेंट होती है। दैट इज वाई इट कैन बी कंफ्यूज विद द सुडोसिस। सीए वैल्यू लेकिन सुडोसिस में बहुत कम होती है। तो डायग्नोसिस करेंगे, इमेजिंग करेंगे, सीटी दिखाई देता है एक्शल कैल्सिफिकेशन, थिकन वॉल्ड एंड हेट्रोजेनस होता है। वही सुडोसिस देखेंगे तो थीन वॉल होता है, होमोजेनस होता है। म्यूसिनस नियोप्लाज्म का मैनेजमेंट कैसे करेंगे? ऑल म्यूसिनस ट्यूमर्स आर रिसेक्टेड, क्योंकि ये प्री मैलिग्नेंट होता है। इफ इन्वेजन दिखाई देता है ऑन द हिस्टोपैथोलॉजी तो कीमोथेरेपी ऐड करेंगे। इनका अच्छा होता है प्रोग्नोसिस एज कम्पेयर टू द पेशेंट विद द पैंक्रेटिक डक्टल एडेनोकार्सिनोमा। फिर आता है आईपीएमएन, इंट्राडक्टल पेपिलरी म्यूसिनस नियोप्लाज्म। दिस आर द म्यूसिनस ट्यूमर जो कम्युनिकेट करती है विद द डक्ट्स। आईपीएमएन इज ऑफ 3 टाइप्स। पहला आता है ब्रांच डक्ट टाइप। यूजुअली मल्टीफोकल होता है, मतलब मल्टीपल ट्यूमर्स होते हैं। मैनेजमेंट अगर 2 सेंटीमीटर से कम है तो ऑब्जर्वेशन, 2 से 3 सेंटीमीटर का है तो सर्जरी करेंगे। अगर ओरिसम है या फिर हाई रिस्क फीचर्स दिखाई देते हैं, लेकिन पक्का सर्जरी करेंगे अगर मोर देन 3 सेंटीमीटर साइज है। फिर दूसरा टाइप है मेन डक्ट टाइप। इसमें सारे ट्यूमर रिसेक्ट किए जाते हैं बिकॉज इनमें होता है हाई रिस्क ऑफ मैलिग्नेंट कन्वर्जन। फिर आता है मिक्स टाइप। तो इसमें ये तो स्टार्ट होता है एज ए ब्रांच डक्ट लेकिन एक्सटेंड करता है टू द मेन डक्ट। मैनेजमेंट करेंगे, अगर मेन डक्ट इन्वॉल्व हो रहा है तो इट इज़ द मेन स्टे ट्रीटमेंट, सर्जरी ही करेंगे अपन। तो कुछ रिस्क फैक्टर है रिगार्डिंग मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आईपीएमएन। उसमें होता है हाई रिस्क फेसेस, जैसे कि मेन डक्ट अगर मोर देन 1 सेंटीमीटर साइज है, इनहेंसिंग म्यूरल नोड्यूल्स है मोर देन 5 mm, या फिर जॉन्डिस है। इंटरडक्टल पेपिलरी म्यूसिनस नियोप्लाज्म आर डायग्नोस्ड यूजिंग वोहाशी ट्राइड। इसमें डायलेटेड हेपेटिको पैंक्रेटिक डक्ट होती है। म्यूसिन कमिंग आउट ऑफ फ्रॉम द एम्पलरी ओपनिंग होता है और फ्यूज माउथ अपीयरेंस होता है। ये सारे दिखाई देते हैं ऑन द ईआरसीपी। नेक्स्ट कंडीशन है सॉलिड सोलोपैपिलरी ट्यूमर, ग्रुबर फ्रांच सिंड्रोम ट्यूमर। इट इज ऑल्सो नोन एज हार्मोडी ट्यूमर। इट इज एक्सक्लूसिवली फीमेल्स में दिखाई देता है। इनमें बीटा कैटेनिन वाइमेंटिन म्यूटेशन होता है, टेल में ज़्यादा होता है, स्लोली प्रोग्रेसिव होता है, लेकिन ये मैलिग्नेंट लीजन होता है। दस मैनेजमेंट इज रिसेक्शन। अब देखते हैं पैंक्रेटिक डक्टल कार्सिनोमा। रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग, ओबेसिटी, डीएम, अफ्रीकन अमेरिकन अल्कोहल, हेरिडिटरी पैंक्रेटाइटिस जैसे कि PRSS1 जीन म्यूटेशन, ट्रॉपिकल कैल्सिफिक पैंक्रेटाइटिस, पिंक 1 जीन म्यूटेशन, क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस एंड सिंड्रोम्स। ये मेल में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। तो सिंड्रोम में देखेंगे, पहला होता है जीन PRSS1 जीन एसोसिएटेड सिंड्रोम होता है, फैमिलियल पैंक्रेटाइटिस। STK11 जीन प्यूज-जेगर सिंड्रोम। तो ये वाले जो म्यूटेशन होते हैं दैट रिजल्ट्स इन मोर देन 100 फोल्ड इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ PDAC, पैंक्रेटिक डक्टल कार्सिनोमा। CDKN2A जीन म्यूटेशन, ये होता है फैमिलियल टॉपिकल मोल एंड मल्टीपल मेलानोमा सिंड्रोम। CFTR जीन म्यूटेशन सिस्टिक फाइब्रोसिस में होता है। BRCA2 जीन म्यूटेशन हेरिडिटरी ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर में होता है। MLH1 जीन म्यूटेशन लीन सिंड्रोम में होता है। APC जीन म्यूटेशन फैमिलियल एडेनोमेटोस पॉलीपोसिस कोलाई सिंड्रोम में होता है। अब देखते हैं जेनेटिक्स ऑफ द पैंक्रेटिक नियोप्लाज्म। पहले तो होता है इन सिटू लीजन, बाद में कन्वर्ट होता है इनटू द कैंसर बाय एक्युमुलेटिंग म्यूटेशंस, जैसे कि कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में आपने देखा था एडेनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस। इसमें मोस्ट कॉमन जीन म्यूटेटेड होता है, इट इज KRAS जीन म्यूटेशन। फिर होता है CDKN2A जीन म्यूटेशन। फिर आता है P53 एंड SMAD4 जीन म्यूटेशन। अब देखते हैं पेरी एम्पुलरी कार्सिनोमास। दिस आर द ग्रुप ऑफ 4 कार्सिनोमास होती है जो विद इन 2 सेंटीमीटर ऑफ एम्पुलरी ओपनिंग। सारे के सारे सिमिलर फीचर्स होते हैं, प्रेजेंटेशन भी सेम होता है, ट्रीटमेंट भी सेम होता है। तो कौन है वो 4? पहला होता है कार्सिनोमा ऑफ द हेड ऑफ द पैंक्रियाज, मोस्ट कॉमन साइट होती है। सेकंड होता है एम्पुलरी वैरायटी ऑफ द पेरी एम्पुलरी कैंसर। तीसरा होता है कोलेंजो कार्सिनोमा ऑफ द डिस्टल CBD। चौथा होता है डिओडिनल एडेनो कार्सिनोमा। अब देखते हैं प्रेजेंटेशन कैसे होगा पेरी एम्पुलरी कैंसर का। प्रोग्रेसिव ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगा, ये मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है। Also there is weight loss, pain is more with the body and tail tumors। पर चारों के चारों ट्यूमर्स में कुछ तो पेकुलियर सिम्टम्स होते हैं, जैसे एम्पुलरी वैरायटी में वैक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ जॉन्डिस होगा, क्योंकि ये फ्राइबल ग्रोथ होती है विच इनिशियली ब्लॉक्स द डक्ट, तो जॉन्डिस होगा, लेकिन बाद में स्लफ ऑफ हो जाएगा तो जॉन्डिस रिड्यूस होगा। और जिस दिन पे जॉन्डिस रिड्यूस होगा उस दिन पे पेशेंट विल आल्सो हैव द मलिना, क्योंकि जब ग्रोथ स्लफ ऑफ हो रही है तो पेशेंट विल आल्सो हैव द ब्लीडिंग, जिससे ब्लैक स्टार स्टूल बनेंगे। अब देखते हैं डिओडिनल एडेनोकार्सिनोमा कैन गिव राइज टू द गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। कोलेंजियोकार्सिनोमा वही पे कैन कॉज अर्ली जॉन्डिस। एग्जामिनेशन में देखेंगे तो पाल्पेशन करेंगे तो जीबी पाल्पेबल होगा। कोरोजर्स लॉ बताता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस विद द पाल्पेबल जीबी इज सेल्डम यानी रेयरली ड्यू टू स्टोन डिसीज, इट इज मोस्टली ड्यू टू कैंसर।
मतलब इन कैंसर व्हेन देयर इज ब्लॉकेज डिस्टली इन द सीबीडी विल डायलेट, जिसकी वजह से फिर गॉलस्टोन भी डायलेट हो जाएगा एंड वी कैन पाल्पेट द जीबी। लेकिन वही अगर स्टोन ब्लॉक कर रहा है सीबीडी को डिस्टली, द जीबी विल नॉट बी पाल्पेबल, इंस्टेड इट विल बी श्रिवल्ड ड्यू टू इन्फ्लेमेटरी फाइब्रोसिस कॉज्ड बाय द स्टोन इन द जीबी बिफोर कमिंग डाउन। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है कोरवोजियर्स लॉ के लिए, जैसे कि डबल इंपेक्शन ऑफ द स्टोन। एक स्टोन होगा एट द नेक दैट विल कॉज म्यूकोसिस, स्टोन है एट द नेक दैट विल कॉज म्यूकोसिल एंड अदर विल कॉज द ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। फिर आता है प्राइमरी सीबीडी स्टोन, दिस आर द 10% एंड दे डू नॉट कॉज द फाइब्रोसिस ऑफ द जीबी। फिर आता है ओरिएंटल कोलिंजियो हेपेटाइटिस, दिस इज चाइनीज लीवर फ्लूक इन्फेस्टेशन। पेरिएम्पिलरी कार्सिनोमा में इन्वेस्टिगेशन कौन से करेंगे? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है सीएसीटी। रिमेंबर कैंसर है फिर भी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस सीएसीटी, रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस है। ऑन डिओडिनोग्राफी फ्रोसबर्ग रिवर्स 3 साइन दिखाई देता है। एक्सरे पे वाइडनिंग ऑफ द डिओडिनल लूप दिखाई देगा। फॉर टिश्यू डायग्नोसिस डू द ट्रांस गैस्ट्रिक एंडोस्कोपी अल्ट्रासाउंड गाइडेड एफएनएसी। एमआरसीपी और ईआरसीपी पे देखेंगे तो डबल डक्ट साइन दिखाई देगा। सो ये डबल डक्ट साइन ये होता है बिकॉज ऑफ द यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एम्पलरी ओपनिंग। तो सीबीडी तो कंप्रेस हो गई, तो एम्पलरी ओपनिंग भी कंप्रेस हो गई, इसकी वजह से दोनों स्ट्रक्चर डायलेट हो जाते हैं, दैट इज सीबीडी एंड पैंक्रेटिक बोथ डायलेट। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर स्टेजिंग इज पेट सिटी। CA-99 देखेंगे, इट हैज प्रेडिक्टिव एंड प्रोग्नोस्टिक मार्कर। CA-99 इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइज पेशेंट फॉर स्टेजिंग लैप्रोस्कोपी। तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ CA-99 आफ्टर NSAT यानी न्यू एडजुवेंट केमोथेरेपी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक मार्कर। इसकी डायग्नोस्टिक वैल्यू कुछ नहीं है क्योंकि ये बहुत सारे अदर कंडीशंस में भी रेज होता है। TNM स्टेजिंग देखते हैं पैंक्रेटिक कैंसर की। T1 होता है लेस देन 2 सेंटीमीटर साइज वाला, T2 होता है 2 to 4 सेंटीमीटर साइज वाला, T3 यानी मोर देन 4 सेंटीमीटर साइज, T4 यानी ट्यूमर जो इन्वॉल्व करता है सिलिक एक्सिस को, कॉमन हेपेटिक आर्टरी या फिर सुपेरियर मेसेंटेरिक आर्टरी को। N0 यानी नो रीजनल लिम्फ नोड्स, N1 यानी 1 to 3, N2 यानी 2 to 4, M0 नो डिस्टेंटमेंट, M1 इज डिस्टेंटमेंट, मोस्ट कॉमन साइट होती है लीवर को। टू डिटरमाइन विच मैनेजमेंट इज नीडेड बाय द पेशेंट वी फॉलो कैच क्राइटेरिया। तो इसमें अपन यूज करते हैं क्लिनिकल स्टेज ऑफ द डिजीज, AGCC स्टेज, इन्वॉल्वमेंट ऑफ SMA, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिलिक एसिड, सिलिक एक्सिस, इन्वॉल्वमेंट ऑफ CHA, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, पोर्टल वेन जंक्शन। तो क्लिनिकल स्टेज हो सकता है रिसेप्टेबल और 4 रिक्वायर्ड टू बी रिसेप्टेबल। AGCC स्टेज 1-2 इन्वॉल्वमेंट नहीं है SMA की, सिलिक एक्सिस की, CHA की एंड पेल्विक पोर्टल वेन जंक्शन की। तो इसमें मैनेजमेंट करेंगे सर्जरी। सेकंड इज बॉर्डर लाइन रिसेप्टेबल, तो चारों चीज़ में से कोई भी एक चीज़ चाहिए। तो AGCC स्टेज में देखेंगे ये तीसरा आता है। तो इसमें इंसर्टलिंग होगी ऑफ द वेसल, सर्कमफरेंस होगा लेस देन 180 डिग्री या फिर लेस देन 50% ऑफ द वेसल सर्कमफरेंस। शॉर्ट सेगमेंट ऑक्लूजन होगा, यहाँ पे भी इंसर्टलिंग होंगी। तो इसमें मैनेजमेंट करेंगे। बेनिफिट होता है फ्रॉम द न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी। नेक्स्ट लोकली एडवांसमेंट, चारों में से एक चीज़ होती है। इसमें AGCC का स्टेज होता है 3। इंसर्कलिंग इनकेसमेंट होती है मोर देन 180% या फिर मोर देन 180 डिग्री, मोर देन 50% ऑफ द वेसल सर्कमफरेंस। SMA के सिलिक एक्सिस के भी इनकेसमेंट होंगी, CH के भी इनकेसमेंट होंगी और इन्वॉल्वमेंट ऑफ सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन एंड पोर्टल वेन जंक्शन होगा, ऑक्लूड हो जाएगा। तो इसमें मैनेजमेंट सिर्फ करते हैं पैलिएटिव मैनेजमेंट। अनरिसेक्टेबिलिटी के कुछ अदर क्राइटेरिया जैसे कि लीवर मेटास्टेसिस, डिस्टल मेटास्टेसिस, मैलिग्नेंट असाइटिस, ओवेंटल डिजीज। तो ओवेंटल डिजीज अगर फाइंड आउट करना है तो इट इज़ डन बाय डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी, इट इज़ नॉट फाउंड ऑन पेट सिटी। तो कोई भी तरह का पैंक्रेटिक ट्यूमर रिसेक्शन करना है तो सर्जन पहले डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी करेगा, देखने के लिए ये ट्यूमर रिसेक्टेबल है या नहीं है। तो सर्जरीज देखते हैं फॉर पैंक्रेटिक कैंसर, रिसेक्टेबल ट्यूमर है, बॉर्डरलाइन ट्यूमर है या अनरिसेक्टेबल ट्यूमर है। अनरिसेक्टेबल है तो पैलिएटिव मैनेजमेंट ही करेंगे, रिसेक्टेबल है तो सर्जरी करेंगे। अगर हेड ऑफ द पैंक्रियाज में ट्यूमर है तो विपल सर्जरी ऑल्सो नोन एज पैंक्रेटिको डिओडोनेक्टोमी करेंगे। बॉडी या टेल ऑफ पैंक्रियाज में है तो डिस्टल पैंक्रेटेक्टोमी करेंगे, जिसमें बॉडी और टेल रिमूव किया जाता है। अगर बॉर्डर लाइन ट्यूमर है तो पहले न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी देंगे, बाद में सर्जरी करेंगे। हेड में है तो विपल सर्जरी, बॉडी एंड टेल में है तो डिस्टल पैंक्रेटेक्टोमी। तो अब देखते हैं मॉडिफाइड विपल्स यानी लॉन्गमायर एंड ट्रैवर्सो प्रोसीजर। इसमें पाइलोरस प्रिजर्व किया जाता है, इसलिए एडवांटेज ये है कि डंपिंग कम होती है। इट इज़ डन इन ऑल केसेस एक्सेप्ट डिओडेनम अगर इन्वॉल्व है तो तब, अगर नेगेटिव मार्जिन नहीं मिल रही तो तब। तो वो सारी केसेस में अपन पाइलोरस को भी इन्वॉल्व कर देंगे। अगर ट्यूमर इन्वॉल्व हो चुका है लोकेटेड हेड ऑफ द पैंक्रियाज में तो इंसिजन लेंगे चेवरॉन और रूपटॉप इंसिजन लेंगे। इट इज बायलैटरल सबकॉस्टल इंसिजन। सो ये चेवरॉन या रूपटॉप इंसिजन है, बायलैटरल सबकॉस्टल इंसिजन। तो सबसे पहले डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी करेंगे, ओपन एब्डोमेन करेंगे, पहले देखेंगे मेटास्टेसिस है या नहीं, अगर नहीं है तो बाद में डेफिनेटली सर्जरी करेंगे। तो ये जो ग्रू होता है पैंक्रियाज का, इसमें 2 वेसल्स होते हैं, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन एंड सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। टू कैरी आउट पैंक्रेटिको डिओडेनोस्टोमी, पैंक्रियाज को अपन रिसेक्ट करना पड़ता है अराउंड द वेसल एंड इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द प्लेन जो प्रेजेंट होता है बिटवीन द वेसल एंड द पैंक्रियाज, इट इज कॉल्ड एज टनल ऑफ लव। स्ट्रक्चर जो कट किए जाते हैं ट्रांसेक्टेड द पाइलोरस, सो ये पाइलोरस को ट्रांसेक्ट कर देंगे, सीबीडी को रिसेक्ट कर देंगे और कोलेसिस्टेक्टोमी भी कर देंगे। हेड एंड नेक निकाल देंगे विद द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पैंक्रियाज और डिओडेनम भी निकाल देंगे। तो आफ्टर रिसेक्शन जो पार्ट जो बच जाते हैं वो होता है कट एंड ऑफ द सीबीडी, कट एंड ऑफ द गल ब्लैडर,
कट एंड ऑफ पैंक्रियाज होता है एंड जेजुनम होता है। तो उसके बाद में अपन ये जेजुनम को अनास्टोमाइज कर देंगे विद द पैंक्रियाज, विद द स्टमक एंड विद द सीबीडी। सो जो प्रोसीजर होती है हेपेटिको कोलेडोको जेजुनोस्टोमी। अगर सीएचडी के साथ किया तो हेपेटिको और सीबीडी के साथ किया तो कोलेडोको जेजुनोस्टोमी। जेजुनम और गैस्ट्रिक के बीच में गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी और पैंक्रेटिको जेजुनोस्टोमी। तो विपल सर्जरी की इमेज है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टमक होता है, दिस इज स्मॉल बॉबल, दिस इज टेल ऑफ द पैंक्रियाज। तो शॉर्ट में देखते हैं प्लेन ऑफ टनल ऑफ लव को अपन प्लेन बनाएंगे, बॉर्डर रिसेक्ट कर देंगे। पैंक्रियाज रेट्रोपेरेंटल ले ले तो रेट्रोपेरेंटल मोबिलाइजेशन करेंगे पैंक्रियाज, कपिंग कर देंगे पैंक्रेटिक हेड, प्रॉक्सिमल जेजुनम और ड्यूडेनम का, लाइगेशन कर देंगे इंफीरियर पैंक्रेटिक और ड्यूडेनल वेसल्स का, लिगामेंट ऑफ टीज को कट कर देंगे, ट्रांसवर्स मेसोकोलन की विंडो से मोबिलाइजेशन कर देंगे जेजुनम का, अनसिनेस इट डिसेक्टेड अंडर द कन्फ्लुएंस ऑफ द सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन एंड पोर्टल वेन लैटरल टू एसएमए। स्टमक को डिसेक्ट कर देंगे, स्टेपल कर देंगे, कोलिसिस्टेक्टोमी करेंगे फंडस फर्स्ट मेथड से, सीबीडी को क्लैम्प कर देंगे विद द हेल्प ऑफ बुलडॉग क्लैम्प एंड रिसेक्ट कर देंगे, और फिर जो हेड ऑफ द पैंक्रियाज ट्यूमर का स्पेसिमेन होता है पैथोलॉजिस्ट को भेज देंगे, और बाद में 3 अनास्टोमोसिस कर देंगे लास्ट में। वेपल सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन क्या है? मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज इम्पेयर्ड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग ड्यू टू लॉस ऑफ रिसेप्टिव रिलैक्सेशन ऑफ द स्टमक फॉलोइंग वैगोटोमीज एंड वेपल सर्जरीज। हीमोरेज हो सकता है, पैंक्रेटिक फिस्टुला हो सकता है। तो मोस्ट कॉमन एनास्टोमोसिस जो लीक करता है दैट इज पैंक्रेटिकोजेजुनल एनास्टोमोसिस, होता है थर्ड पोस्ट ऑपरेटिव डे पे। तो पता कैसे करेंगे? तो ड्रेन में प्रेजेंस ऑफ टर्बिड फ्लूइड होगा विच इज रिच इन अमाइलेज। मेजोरिटी पेशेंट मैनेज कर सकते हैं कंजर्वेटिवली। ऑक्ट्रीट्राइड या पैसरियोटाइड यूज कर सकते हैं टू कंट्रोल द फिस्टुला। दिस ड्रग्स रिड्यूसेस द इंसिडेंस ऑफ पैंक्रेटिकोजेजुनल लीक। वुंड इन्फेक्शन हो सकता है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन पेशेंट फॉलोइंग वेपस एनास्टोमा इज एनास्टोमेटिक लीक, जिसकी वजह से सेप्सिस होता है। कीमोथेरेपी देखेंगे, जेमसिटाबिन प्लस कैपेसिटाबिन इज मोर इफेक्टिव देन ओनली जेमसिटाबिन अलोन। तो कब देंगे कीमोथेरेपी? जब लिम्फ नोड पॉजिटिव डिसीज हो या फिर T3 T4 पेशेंट्स में। तो यम फॉल फिरिनॉक्स इज बेटर सर्वाइवल होता है देन ओनली जेमसिटाबिन। बॉर्डर लाइन रिसेक्टेबल ग्रुप में अपन न्यू एडजमेंट कीमो देते हैं। नैप पैक्लेटेक्सेल इज आल्सो यूज्ड। रेडियोथेरेपी दी जाती है एट द पैंक्रेटिक बेड टू रिड्यूस द लोकल रीजनल रिकरेंस। मोस्ट कॉमन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर इन द पैंक्रेटिक कैंसर्स होता है स्टेज ऑफ द डिसीज। लेकिन क्या होगा अगर अनरिसेक्टेबल ट्यूमर या एडवांस डिसीज हो? तो उसमें ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है पैलिएटिव। उसमें होता है अपन जॉन्डिस और प्रोरेटिस को कंट्रोल करते हैं। ईआरसी पे स्टेंटिंग की जाती है। इफ द ट्यूमर कैन बी रिसेक्टेड अ प्लास्टिक स्टेंट इज इंसर्टेड। लेकिन अगर ट्यूमर कैन नॉट बी रिसेक्टेड अ मेटेलिक स्टेंट इज पुट इन प्लेस। स्टेंट डालने से इंक्रीज होता है चांसेस ऑफ सेप्सिस। लेकिन अगर ईआरसीपी स्टेंटिंग पॉसिबल नहीं है तो परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक बिलियरी ड्रेनेज करते हैं। इसमें कैथेटर पास करेंगे थ्रू आउट द डायलेटेड इंट्राहेपेटिक बिलियरी रेडिकल्स एंड डिकम्प्रेस करेंगे बाइल फ्रॉम अबव। कीमोथेरेपी कर सकते हैं इंक्लूडिंग नैप पैक्लेटेक्सेल। पैलिएटिव सर्जरी कर सकते हैं ट्रिपल बाईपास, मतलब अपन में पेशेंट को लिया विपल सर्जरी करने के लिए, बाद में समझ में आया कि लेकिन ये नहीं कर सकते। तो गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी करेंगे, हेपेटिकोजेजुनोस्टोमी करेंगे, जेजुनोजेजुनोस्टोमी करेंगे, रूलिम बनाएंगे, लेकिन ट्यूमर को रिसेक्ट नहीं करेंगे। पेन को कंट्रोल करने के लिए सिलिक गैंग्लियन ब्लॉक इंट्राऑपरेटिवली दे सकते हैं और बाय इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। अब देखते हैं इंडोक्राइन ट्यूमर्स ऑफ द पैंक्रियाज। उसमें आता है इंसुलिनोमा। ये मोस्ट कॉमन पैंक्रेटिक न्यूप्लाज्म है, इंडोक्राइन न्यूप्लाज्म है, लेकिन इंसिडेंस ऑफ इंसुलिनोमा इज मच लेस देन डक्टल एडेनोकार्सिनोमा। ये अराइज होता है फ्रॉम द बीटा सेल्स ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस। ट्यूमर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है टुवर्ड द पैंक्रियाज। 90% इंसुलिनोमास बेनाइंग होता है। क्लिनिकल फीचर्स होता है विपल स्टाइट दिक्कत देता है, यानी कि फास्टिंग हाइपोग्लाइसेमिया होगा क्योंकि इंसुलिन बहुत ज़्यादा है। लो ब्लड शुगर वैल्यू हो जाएंगी लेस देन 50 mg/dl। रैपिड रेजोल्यूशन ऑन गिविंग ग्लूकोज। वेट गेन होगा क्योंकि पेशेंट ज़्यादा खा रहा है टू अवॉइड द हाइपोग्लाइसेमिया। डायग्नोसिस का होगा गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है 7 to 2 hours फास्टिंग टेस्ट। ये प्रोवोकेटिव टेस्ट है, मतलब सिम्टम प्रोवोकेट करेंगे। पेशेंट फास्ट न्यूरो हाइपोग्लाइसेमिक सिम्टम्स दिखा देंगे, ब्लड शुगर लेवल्स कम हो जाएंगे और इंसुलिन लेवल्स बढ़ जाएंगे। बायोकेमिकल टेस्ट देखेंगे तो इंसुलिन ग्लूकोज रेशियो करेंगे मोर देन 0.3 इज हाईली सजेस्टिव ऑफ इंसुलिनोमा। लेकिन कैसे डिफरेंशिएट करेंगे पेशेंट ऑफ इंसुलिनोमा और उसमें जिसमें एक्सेस एक्सोजेनस इंसुलिन लिया है? तो इंसुलिनोमा में सी पेप्टाइड वैल्यूज भी बढ़ जाएंगी मोर देन 1.2 micrograms/ml। वही एक्सेस इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन किया तो सी पेप्टाइड वैल्यूज नहीं बढ़ेंगे। इंसुलिनोमास में सोमेटोस्टेटिन रिसेप्टर स्किंटिग्राफी यूजफुल नहीं है क्योंकि इंसुलिनोमा में सोमेटोस्टेटिन रिसेप्टर एक्सप्रेस नहीं होते हैं। वही अदर पैंक्रेटिक इंडोक्राइन ट्यूमर्स में एक्सप्रेस होता है सोमेटोस्टेटिन रिसेप्टर, इसलिए सोमेटोस्टेटिन रिसेप्टर स्किंटिग्राफी यूजफुल है। तो बेस्ट मॉडलिटी टू लोकलाइज द इंसुलिनोमा इज इंट्राऑपरेटिव अल्ट्रासाउंड। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो लेस देन 2 सेंटीमीटर है तो यूजुअली बेनाइंग होता है तो इन्यूक्लेशन कर देंगे। मोर देन 2 सेंटीमीटर है तो सस्पेक्ट करेंगे मैलिग्नेंसी को एंड वाइटर एक्सीजन इज डन। अगर ट्यूमर मैलिग्नेंट है तो डायजॉक्साइड यूज कर सकते हैं। ए इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम द बीटा सेल्स, तो यूज कर सकते हैं इन द पर्सन बिफोर सर्जरी टू प्रिवेंट द हाइपोग्लाइसेमिया। अगर मैलिग्नेंट इंसुलिनोमा है सो लीवर इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस, तो इसको मैनेज कर सकते हैं बाय डायजॉक्साइड, स्ट्रेप्टोजोसिन, हेपेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन। नेक्स्ट कंडीशन है गैस्ट्रोनोमा या फिर जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। ये ट्यूमर होता है ऑफ द जी सेल्स और गैस्ट्रिक सेक्रेटिंग सेल्स। ये मोस्ट कॉमन पैंक्रेटिक इंडोक्राइन ट्यूमर्स इन द मेन वन सिंड्रोम।
अराइज होता है फ्रॉम द गैस्ट्रोनोमा ट्रायंगल पासेरो ट्रायंगल। बाउंड्रीज क्या है पासेरो ट्रायंगल की? जंक्शन ऑफ द सिस्टिक डक्ट विद कॉमन हेपेटिक डक्ट। सो दिस इज जंक्शन ऑफ द सिस्टिक डक्ट विद द कॉमन हेपेटिक डक्ट। नेक्स्ट जंक्शन ऑफ द हेड एंड नेक विद द बॉडी ऑफ द पैंक्रियाज। एंड थर्ड बाउंड्री है जंक्शन ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ डिओडेनम विद द थर्ड पार्ट ऑफ द डिओडेनम। सो ये ट्रायंगल की कंटेंट क्या है? सुपेरियर एंड डिसेंडिंग डिओडेनम है, D1 एंड पार्ट ऑफ द D2। हेड ऑफ द पैंक्रियाज आता है, लिम्फ नोड्स आते हैं बहुत सारे। सो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ गैस्ट्रोनोमा होती है द वॉल ऑफ द D1। गैस्ट्रोनोमा जो आउटसाइड लाई करते हैं ऑफ दिस ट्रायंगल, तो ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है एंड मल्टीफोकल होते हैं। 70 to 80% गैस्ट्रोनोमा मैलिग्नेंट होते हैं। क्लिनिकल फीचर देंगे गैस्ट्रोनोमा का, तो पेन मोस्ट कॉमन होता है क्योंकि गैस्ट्रिन होता है, गैस्ट्रिन एसिड सिक्रेट करता है तो पेन होता है। दूसरा डायरिया, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है एसिड प्रोडक्शन जो हिट करता है डिओडेनम को, तो पैंक्रेटिक एंड बाइल जूसेस फेल हो जाते हैं तो न्यूट्रलाइज कॉजिंग द डिओडेनल पीएच टू बी एसिडिक, जिससे माल ऑब्जर्शन होता है दैट लीड्स टू द डायरिया। मल्टीपल एंड रिकरेंट पेप्टिक अल्सर्स होते हैं इन टिपिकल यानी कि D1 एंड नॉन टिपिकल रीजन जैसे कि D3 D4 फर्स्ट पार्ट ऑफ जेजुनम। जॉलिंगर एलिसन ट्रायड दिखाई देता है यानी कि इंक्रीज गैस्ट्रिन, इंक्रीज एसिड आउटपुट एंड नॉन बीटा से ट्यूमर। गैस्ट्रोनोमा ट्यूमर है लेकिन इसका डायग्नोसिस बायोकेमिकल होता है। सीरम गैस्ट्रिन लेवल देखेंगे मोर देन 1000 पिकोग्राम पर ml होगा। अगर पेशेंट पीपीआई पे है तो वो ड्रग स्टॉप करना चाहिए बिफोर 2 वीक्स टू मेजर द सीरम गैस्ट्रिन लेवल्स, क्योंकि पीपीआई इंक्रीज करता है गैस्ट्रिन लेवल्स को। अगर कम आया देन सेक्रेटिन एंड पेंटागैस्ट्रिन स्टिमुलेशन टेस्ट किए जाते हैं। अगर ये टेस्ट के बाद वैल्यूज x है आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पेंटागैस्ट्रिन सेक्रेटिन इफ द वैल्यू इज x+200 तो ये सजेस्ट करता है गैस्ट्रोनोमा को। रेज गैस्ट्रिन एंड pH लेस देन 2 इज डायग्नोस्टिक। बेसल एसिड आउटपुट इज मोर देन 115 इंटरनेशनल यूनिट पर आवर। लोकलाइजेशन किया जाता है बाय SRS मतलब सोमेटोस्टैटिन स्किंटिग्राफी। ऑल पेशेंट्स शुड बी टेस्टेड फॉर मेन वन सिंड्रोम। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? रिसेक्टेबल है तो लेस देन 5 mm है तो इन्यूक्लेशन, मोर देन 5 mm है तो फ्यूल थिकनेस रिमूवल। अनरिसेक्टेबल है तो कीमोथेरेपी करेंगे, 5-fluorouracil, स्ट्रेप्टोजोसिन, हाई डोज पीपीआई देंगे, ऑक्ट्रोट्राइड देंगे। पैंक्रेटिक गैस्ट्रोनोमा लार्जर होते हैं एंड हैव पुअर प्रोग्नोसिस। मोस्ट कॉमन मेटास्टेसिस होता है टू द लिवर। प्रोग्नोसिस के वक्त ही 50% पेशेंट शोज मेटास्टेसिस। नेक्स्ट कंडीशन है ग्लूकेगोनोमा। अराइज होती है फ्रॉम द अल्फा सेल्स ऑफ द आइलैंड्स ऑफ लैंगरहंस। 50 to 80% मैलिग्नेंट होते हैं। क्लिनिकल फीचर्स याद रखने के लिए ट्रिक है 4Ds: डायबिटीज मेलेटस, डर्मेटाइटिस, डीवीटी एंड डिप्रेशन। डर्मेटाइटिस देखेंगे तो नेक्रोलाइटिक माइग्रेटरी रैश होगा। रैश होता है बिकॉज ऑफ द अमीनो एसिड डिफिशियंसी। जैसे अपन इन्फ्यूजन करेंगे अमीनो एसिड का तो रैश सबसाइड हो जाएगा। फिर आता है WDHS सिंड्रोम, वर्नर मॉरिसन सिंड्रोम। ये VIPOमा में दिखाई देता है, सिक्रेट करता है वैजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड। VDHA WDHA, W मीन्स वाटरी डायरिया, H इज हाइपोकैलेमिया, A इज अक्लोराइडिया एसिडोसिस। फिर आता है सोमेटोस्टैटिनोमा, ये ट्यूमर सेल्स विच रिलीज सोमेटोस्टैटिन। स्टियाटोरिया होगा यानी फाउल स्मेलिंग फैटी स्टूल होंगे, डायबिटीज मेलेटस, माल ऑब्जर्शन एंड कोलिलिथियासिस होगा। फिर आता है नॉन फंक्शनल पैंक्रेटिक ट्यूमर्स। एंडोक्राइन कंपोनेंट से आते हैं लेकिन नॉन फंक्शनिंग होते हैं। 30 to 50% केसेस में होता है। एल्डरली पेशेंट में मैलिग्नेंट होते हैं, मोस्टली कन्फर्म होते हैं टू द हेड ऑफ द पैंक्रियास। पुअर प्रोग्नोसिस होता है एज कम्पेयर टू अदर पैंक्रेटिक एंडोक्राइन ट्यूमर्स। क्लिनिकल फीचर क्या होता है? प्रेजेंट विद द एब्डोमिनल पेन, जॉन्डिस एंड मास पर एब्डोमेन। तो फीचर जो डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है फ्रॉम नॉन फंक्शनल ट्यूमर्स फ्रॉम द फंक्शनल ट्यूमर इज इंक्रीज क्रोमोग्रेनिन एंड सिनेप्टोफाइसिन दिखाई देता है इन द नॉन फंक्शनल ट्यूमर्स। अब देखते हैं थोड़ा डिफरेंस बिटवीन द पैंक्रेटिक कैंसर, एक्सोक्राइन कैंसर एंड नॉन फंक्शनल ट्यूमर्स। क्रोमोग्रेनिन एंड सिनेप्टोफाइसिन एब्सेंट होता है, वही नॉन फंक्शनल में प्रेजेंट होता है। साइज लेस देन 5 सेंटीमीटर की होती है, नॉन फंक्शनल में मोर देन 5 सेंटीमीटर होती है। पैंक्रेटिक कैंसर एक्सोक्राइन वाले हाइपोटेंस होते हैं सिटी पे, वही नॉन फंक्शनल वाले हाइपोटेंस होते हैं। एक्सोक्राइन वाले कैल्सिफिकेशन एब्सेंट होता है, वही नॉन फंक्शनल में प्रेजेंट होता है। और SRS भी प्रेजेंट होता है, सोमेटोस्टेटिन रिसेप्टर स्किंटिग्राफी, क्योंकि ये एंडोक्राइन ट्यूमर है लेकिन नॉन फंक्शनल है। वही सोमेटोस्टेटिन रिसेप्टर स्किंटिग्राफी यहाँ पे एब्सेंट होती है इन द एक्सोक्राइन पैंक्रेटिक ट्यूमर्स। नॉन फंक्शनल ट्यूमर में देखेंगे लेवल ऑफ क्रोमोग्रेनिन इंडिकेट करता है सेवेरिटी ऑफ द डिसीज। अगर रिसेक्टेबल है तो एग्रेसिव सर्जरी करेंगे, अगर मेटास्टेसिस है मोस्ट कॉमनली लीवर में दिखाई देता है, पैलिएटिव ट्रीटमेंट करेंगे। इट इज डन बाय स्ट्रेप्टोजोसिन। नाउ लेट अस सी स्प्लीन। पहला एनाटोमी देखते हैं। लाइज अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ 9 to 11 रिब, लेफ्ट साइड पे। तो जब भी फ्रैक्चर होगा 9 to 11 रिब का ऑन द लेफ्ट साइड, या फिर कोई ब्रूजेस दिखेंगे ऑन द लोअर लेफ्ट चेस्ट, तो ऑलवेज सस्पेक्ट करना है स्प्लीनिक इंजरी को। जब इनलार्जमेंट होती है स्प्लीन की तो पाल्पेशन पे देयर इज अ नॉच अलोंग द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ इन द एब्डोमेन। तो स्प्लीन मोस्टली इनलार्ज होता है मीडियल पे टुवर्ड्स द अम्बिलिकस, सिंस डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट प्रिवेंट किए जाते बाय द फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट। तो कुछ स्प्लेनिक लिगामेंट्स है, उसमें आता है स्प्लेनिकोफ्रेनिक लिगामेंट, स्प्लेनिकोकोलिक लिगामेंट, ये अवेस्कुलर होते हैं तो कैन बी कट ड्यूरिंग स्प्लेनेक्टोमी विदाउट फियर ऑफ ब्लीडिंग। फिर आता है गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, तो ये वाला गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट है स्टमक एंड स्प्लीन के बीच में, तो इसमें शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स होते हैं तो इट मस्ट बी लाइगेटेड ड्यूरिंग स्प्लेनेक्टोमी। नेक्स्ट होता है ल्यूनोरिनल लिगामेंट, ये होता है किडनी एंड स्प्लीन के बीच में, इसमें स्प्लेनिक वेसल होती है एंड टेल ऑफ पैंक्रियास होता है। Now let us see blood supply of the spleen. स्प्लीनिक आर्टरी होती है, ये ब्रांच होती है सिलेक्ट ट्रंक की, ट्रैवल करती है ऑन द सुपीरियर बॉर्डर एंड बिहाइंड द पैंक्रियास, सप्लाई करती है स्प्लीन को। तो ये वाली स्प्लीनिक आर्टरी है ऑन द पैंक्रियास। ये स्प्लीनिक वेन है जो ज्वाइन करती है सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन को टू फॉर्म द पोर्टल वेन।
स्प्लेनिक आर्टरी डिवीजन के कुछ वेरिएंट्स होते हैं, जिसकी मैजिस्ट्रल टाइप होता है 30% में और डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप होता है 70% में। स्प्लेनिक आर्टरी डिवाइड करते हैं इनटू पोलर आर्टरीज एंड टर्मिनल आर्टरीज क्लोज टू द हाइलम ऑफ द स्प्लेन इन द मैजिस्ट्रल टाइप। वही डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप में ये डिवीजन होता है फार अवे फ्रॉम द हाइलम। तो ये क्यों अपन को आइडेंटिफाई करना है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएंट हेल्प करता है टू डिटरमाइन द साइट ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी लाइगेशन ड्यूरिंग द स्प्लेनेक्टोमी। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ स्प्लीन। पहला होता है इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। फिल्टर की तरह काम करता है, एब्नॉर्मल आरबीसी को स्प्लीन मार देता है, तो ये ग्रेवयार्ड होता है आरबीसीज का। पीटिंग करता है, हिमेटोपोइसिस करता है। तो हिमेटोपोइसिस में देखेंगे फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल करता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस बिटवीन 3rd to 5th वीक ऑफ द इंट्रायूटेरल लाइफ। वही पैथोलॉजिकल करता है स्प्लीन एक्ट एज अ मेजर साइट ऑफ एक्स्ट्रामेडुलरी हिमेटोपोइसिस इन वेरियस माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम्स। पांचवा फंक्शन इज रिजर्वायर फंक्शन फॉर ऑल द 3 सेल लाइन। तो स्प्लेनेक्टोमी करने के बाद इसलिए ट्रांजिएंट इंक्रीज होता है इन ऑल द 3 सेल लाइन्स, पर सबसे ज़्यादा होता है थ्रोम्बोसाइट का इंक्रीज। तो थ्रोम्बोसाइटोसिस होता है दैट कैन लीड टू थ्रोम्बस फॉर्मेशन फॉलोइंग स्प्लेनेक्टोमी। तो स्प्लेनेक्टोमी इज अ प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट। अब कुछ अलग अलग कंडीशन देते हैं कि स्प्लेनिकुला है। इट इज़ एसेसरी स्प्लेनिक टिश्यू। मोस्ट कॉमन साइट होती है एट द हाइलम ऑफ द स्प्लीन। तो इसका अप्लाइड एस्पेक्ट देखेंगे, जब स्प्लेनेक्टोमी की जाती है फॉर द हिमेटोलॉजिकल कंडीशन लाइक आईटीपी, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परवीरा या थैलासेमिया या लिम्फोमा, तो उसमें स्प्लेनिकुला मस्ट बी रिमूव्ड क्योंकि अगर नहीं निकाला तो इसके रिकरेंस हो सकता है। नेक्स्ट कंडीशन है स्प्लिनोसिस। तो ट्रॉमा के बाद में स्प्लेनिक पार्टिकल डिपॉजिट हो जाते हैं इन द ओमेंटम बॉवेल एंड ग्रेजुअली ग्रो करते हैं इन द ट्यूमर लाइक मास। तो सीटी एब्डोमेन पे अपन को बहुत सारे मल्टीपल नोड्यूल्स दिखेंगे ऑल ओवर द एब्डोमेन। बायोप्सी करेंगे तो नॉर्मल स्प्लेनिक टिश्यू दिखेगा। इट इज स्प्लेनोसिस। नाउ नेक्स्ट कंडीशन है स्प्लेनिक सिस्ट। सूडोसिस्ट हो सकती है, ट्रू सिस्ट। सूडोसिस्ट यानी नॉट लाइन बाय द एपिथेलियम, मोस्ट कॉमन सिस्ट होती है। इट इज़ फॉर्म पोस्ट ट्रॉमा, तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं। ये है सूडोसिस्ट। और ये वाली ट्रू हाइड्रेटेड सिस्ट, ट्रू सिस्ट के एग्जाम्पल। सो ट्रू सिस्ट लाइन होती है बाय द एपिथेलियम। मोस्ट कॉमन ट्रू सिस्ट इन अ पैरासाइटिक सिस्ट, हाइड्रेटेड सिस्ट। सो ये वाली हाइड्रेटेड सिस्ट। तो मैनेजमेंट होता है सिमिलर टू द हाइड्रेटेड डिजीज इन द ऑफ द लिवर। अगर लार्ज सिम्टोमेटिक सिस्ट है तो स्प्लेनेक्टोमी करेंगे। स्प्लीन में आल्सो देयर कैन बी डर्मोइड एंड एपिडर्मोइड सिस्ट। एपिडर्मोइड सिस्ट चिल्ड्रन में पाया जाता है। इसमें फ्लैटन स्क्वामस एपिथेलियम होता है। अगर मोर देन 5 सेंटीमीटर है तो उसको एक्सरसाइज किया जाता है। नेक्स्ट है स्प्लेनिक आर्टरी एन्यूरिज्म। ये मोस्ट कॉमन विसरल आर्टरी एन्यूरिज्म है एंड इट इज़ फॉर्म सेकेंडरी टू द पैंक्रेटिस। ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है स्प्लेनिक आर्टरी एन्यूरिज्म का। ट्रॉमा से भी हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस भी हो सकता है एल्डरली पेशेंट्स में। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है? असिम्प्टोमेटिक होंगे अनलेस रप्चर ऑफ द एन्यूरिज्म है। अगर रप्चर हो गया तो इट विल प्रेजेंट विद द फीचर्स ऑफ स्प्लेनिक रप्चर, जैसे कि एब्डोमिनल पेन, हेमोपेरिटोनियम, पॉजिटिव केयर साइन। यानी अगर अपन लिफ्ट करेंगे लेफ्ट लोअर लिम्ब को, ब्लड जाएगा बिनीथ द लेफ्ट डोम ऑफ द डायफ्राम, जिससे रिफर पेन होगा ऑन द लेफ्ट शोल्डर टिप। तो एग्जामिनेशन करेंगे तो ब्रूई हार्ड होंगी ओवर द एन्यूरिज्म इफ एन्यूरिज्म हैज नॉट रप्चर्ड। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, अगर ये वेसल का एन्यूरिज्म है तो इसलिए सिटी एंजियोग्राफी करेंगे। तो ये एन्यूरिज्म दिख रहा है, ये स्प्लीन है, यहाँ पे एन्यूरिज्म स्प्लेनिक आर्टरी का। तो ये जो मेजोरिटी एन्यूरिज्म होते हैं दैट ऑकर्स लेस देन 45 ईयर्स ऑफ द एज। प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। रप्चर इज मोस्ट कॉमन इन द 3rd ट्राइमेस्टर और उससे हाई मोर्टेलिटी होती है। एल्डरली में सेकेंडरी टू एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, रप्चर लेस कॉमन है। स्प्लेनिक आर्टरी एन्यूरिज्म का मैनेजमेंट कैसे करेंगे? इंडोवास्कुलर एम्बोलाइजेशन या ग्राफ्टिंग करेंगे, ये फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट है। ओपन सर्जरी कर सकते हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल लाइगेशन कर सकेंगे और सैक का स्प्लेनेक्टोमी कर सकते हैं। अब देखते हैं स्प्लीन इन्फाक्ट। इट इज सीन इन द पेशेंट विथ हाइपरस्प्लेनिज्म विथ इनलार्ज स्प्लीन इन पोर्टल हाइपरटेंशन एंड माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम्स। तो क्लिनिकल फीचर क्या है? एब्डोमिनल पेन होगा, प्लूरैटिक पेन होगा, रिफर पेन होगा टू द लेफ्ट शोल्डर टिप। इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है सीसीटी एब्डोमेन दैट विल शो द इंफेक्टेड एरिया। तो ये स्प्लीन है, दिस इज इंफेक्टेड एरिया, स्प्लेनिक इंफेक्ट। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? असिम्प्टोमेटिक है तो ऑब्जर्वेशन, सिम्प्टोमेटिक है अगर एब्सेस बनी है तो सर्जरी टू रिमूव दैट एरिया और स्प्लेनेक्टोमी करेंगे। अब देखते हैं स्प्लेनिक एब्सेस। इट इज सीन इन द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर देखा, हाइपरस्प्लेनिज्म है, सेकेंडरी टू इंफेक्ट है, ओटाइटिस मीडिया, सेप्सिस, सेकेंडरी टू पैंक्रेटाइटिस, टाइफाइड फीवर। तो ये स्प्लेनिक एब्सेस है। जिस पेशेंट में बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी हाई होती है। क्लिनिकल फीचर होंगे प्लूरैटिक पेन, एब्डोमिनल पेन, फीवर, स्प्लीनोमेगली अनलाइकली होती है। एब्सेस है फिर भी स्प्लीनोमेगली नहीं होंगी। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है सीसीटी एब्डोमेन। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? यूनिलोकुलर एब्सेस है तो पिक्टेल कैथेटर इंसर्ट करेंगे। अगर मल्टीलोकुलर एब्सेस है तो स्प्लेनेक्टोमी करनी पड़ती है। तो स्प्लेनेक्टोमी के क्या क्या इंडिकेशन है? ट्रॉमा या मोस्ट कॉमन इंडिकेशन होता है एक्सीडेंटल या फिर ऑपरेटिव ट्रॉमा। ऑन्कोलॉजिकल होते हैं जैसे कि पार्ट ऑफ एन इन ब्लॉक रिसेक्शन, थेरापेटिक, डायग्नोस्टिक। हेमेटोलॉजिकल जैसे स्फेरोसाइटोसिस, परप्यूरा, इडियोपैथिक, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, हाइपरस्प्लेनिज्म। लेफ्ट साइडेड आल्सो नोन एज सिनिस्ट्रल पोर्टल हाइपरटेंशन। मैनेजमेंट होता है स्प्लेनेक्टोमी, वेरियस सेल सर्जरी कर सकते हैं। स्प्लेनिक ट्यूमर्स में देखेंगे मोस्ट कॉमन बेनिंग ट्यूमर होता है हेमेंजियोमा, मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है लिम्फोमा। स्प्लीन में मेटास्टेसिस बहुत रेयर होता है, जैसा सेकेंडरी टू गैस्ट्रिक कैंसर एंड पैंक्रेटिक कैंसर। तो अब देखते हैं स्प्लेनेक्टोमी कैन बी कैरिड आउट ओपन मेथड से या फिर लैप्रोस्कोपिकली। स्प्लेनेक्टोमी के स्टेप देखते हैं। पहले तो डिसेक्शन करेंगे ऑफ द स्प्लीन। तो डिसेक्शन करेंगे लैटरल एस्पेक्ट का एंड रेट्रोपेरिटोनियल अटैचमेंट्स का।
ट्रांसेक्शन करेंगे ऑफ द स्प्लेनिक हाइलम, डिसेक्शन करेंगे ऑफ द शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स और बाद में रिमूव कर देंगे स्प्लेन को। स्प्लेनेक्टोमी के कॉम्प्लिकेशन क्या है? सर्जरी है तो हेमरेज प्राइमरी हो सकता है ड्यूरिंग सर्जरी, रिएक्शनरी इन द 4 to 24 आवर्स ड्यू टू डिसलॉजमेंट ऑफ द क्लॉट या स्लिपेज ऑफ द लाइगेचर। इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? इंजरी टू द टेल ऑफ द पैंक्रियाज, जिससे टर्बिड फ्लूइड आएगा इन द ड्रेन रिच इन अमाइलेज। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं विद द ड्रेन्स। इंजरी हो सकती है टू द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक वाइल डिसेक्टिंग द शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स, जो मैनिफेस्ट करता है एज अ हेमाटोमेसिस। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे। तीसरा होता है पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस, जैसे कि लेफ्ट लोअर लोब एटेलेक्टेसिस। ये मोस्ट कॉमन होता है ऑन द पोस्ट ऑपरेटिव डे 1। इट इज़ मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन लेफ्ट लोअर लोब एटेलेक्टेसिस। अगर ये करेक्ट नहीं किया विद द चेस्ट फिजियोथेरेपी तो इसी वजह से हो सकता है निमोनिया बाय द POD 2 और 3। चौथा कॉम्प्लिकेशन है हेमाटोलॉजिकल चेंजेस, जिसमें होते हैं ट्रांजिएंट चेंज एंड परमानेंट चेंजेस। तो ट्रांजिएंट होते हैं 2 से 3 हफ्ते के लिए, इंक्रीज होते रहते हैं RBC, इंक्रीज होती है WBC। सो इट कैन बी मिस्टेकन फॉर इन्फेक्शन। सो दूसरे साइन देखो इन्फेक्शन की, इंक्रीज होती है प्लेटलेट्स, इसकी वजह से अपन कैरी आउट करते हैं स्प्लेनेक्टोमी फॉर ITP। तो प्लेटलेट इंक्रीज होने से थ्रोम्बोजेनिक स्टेट आ जाएगा, मोर देन 10 लाख पर क्यूबिक mm होता है, तो प्रोफाइलैक्टिक एस्पिरिन चालू करना पड़ता है। इन ITP के पेशेंट में प्लेटलेट्स आर ट्रांसफ्यूज आफ्टर लाइगेटिंग स्प्लेनिक आर्टरी, अदरवाइज ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे प्लेटलेट। परमानेंट चेंजेस देखते हैं पेरिफेरल स्मेन में हॉवल जॉली बॉडीज दिखाई देंगी, बेसिबलिक स्टिपलिंग होगी, रेटिकुलोसाइट्स दिखाई देंगे, हाइपोसेगमेंटेड WBC दिखाई देंगे। फिर पांचवा कॉम्प्लिकेशन है ऑप्सी, ओवरवेलमिंग पोस्ट प्लेनेक्टोमी इन्फेक्शन। ये होता है बिकॉज ऑफ इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, न्यूमोकोकस मोस्ट कॉमन होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो सकता है, मेनिंगोकोकस हो सकता है। हाई मोर्टिलिटी होती है, देखी जाती है इन द चिल्ड्रन मोर देन अडल्ट्स बिकॉज ऑफ इमेच्योर इम्यूनिटी, कॉमन इन द फर्स्ट 2 to 3 years आफ्टर स्प्लेनेक्टोमी। सो अपन यूज करते हैं प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन फॉर 2 to 3 years इन चाइल्ड। ये ज़्यादा कॉमन होता है, ऑप्सी ज़्यादा कॉमन होता है अगर स्प्लेनेक्टोमी करेंगे फॉर हेमेटोलॉजिकल कंडीशन दैन द ट्रॉमा, क्योंकि स्प्लेनिकोलाई भी अपन रिमूव करते हैं ड्यूरिंग द इलेक्टिव स्प्लेनेक्टोमी एंड देयर इज नो रिमेनेंट इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन। वही ट्रामा में सम स्प्लेनिकोलाई नहीं निकालते अपन, क्योंकि केयरफुली निकाले नहीं जाते बिकॉज वी आर इन द हरी, तो इसकी वजह से स्प्लीन में थोड़ा बहुत इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी रिटेन हो जाती है। तो प्रिवेंशन कैसे करेंगे वो ऑप्सी का? तो पहले करेंगे वैक्सीनेशन। अगर इलेक्टिव स्प्लेनेक्टोमी है तो एटलीस्ट 2 weeks बिफोर सर्जरी अपन वैक्सीनेशन करते हैं। अगर इमरजेंसी है तो POD 1 और 2 पे, और एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द सर्जरी। एंटीबॉडी टाइटर ज़्यादा होता है अगर वैक्सीनेट करेंगे बिफोर सर्जरी। तो न्यूमोकोकल वैक्सीन दिया जाता है मोर देन 2 years ऑफ द एज के पेशेंट में, और रिपीट किया जाता है आफ्टर एवरी 5 year। में हीमोफिलस एंड मेनिंगोकोकल वैक्सीन किसी भी एज पे दिए जा सकते हैं और रिपीटेड आफ्टर 10 years। एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस देना पड़ता है, पेनिसिलिन और अमोक्सिसिलिन फॉर 2 to 3 years आफ्टर स्प्लेनेक्टोमी। डॉग बाइट या कैट बाइट हो तो उसके फॉलोइंग स्प्लेनेक्टोमी अपन, तो ऐसे पेशेंट में कैप्नोसाइटोफेगा कार्निमोरसिस इन्फेक्शन हो सकता है।